आजम खान साहब, आपके साथ तो हमारा विषय यही है कि दरअसल बनारस बदल जाएगा या बनारस बदल देगा। जिस तरह की सियासत हो रही है, जो दिखाई दे रहा है सड़कों से लेकर गली मोहल्लों चौराहों में, बनारस को लेकर आपके जहन में क्या आता है? मेरे ख्याल से ये विचार जो आपने अब रखा है, देर हो गई। अगर इस पर आपने पहले सोचा होता कि देश का नफ़ा ज़्यादा है या कॉरपोरेट जगत का नफ़ा ज़्यादा है और किस में आने वाले इतिहास का नफ़ा ज़्यादा है, तो इस काम को बहुत पहले करते। हम लोगों ने अपने ज़ाती फ़ायदों के आगे देश को बड़े घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है और आज इतने घाटे में है देश कि रिश्तों का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान तो अगर था तो 1946 से 1947 तक का नुकसान था। 1942 का हिंदुस्तान ऐसा था कि जब अंग्रेज ने उस हिंदुस्तान को देखा था तो लरस गया था और 42 में ही उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया था और ये ख़तो किताबत शुरू हो गई थी कि अब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में नहीं रह सकता। और उसकी वजह ये थी कि एक बर्तन में बैठकर जो लोग खाना खाते थे उनका धर्म नहीं बताया जा सकता था कि इसमें हिंदू कौन है, इसमें मुसलमान कौन है, सिख कौन है, जैन पारसी कौन है। शायद हमने अपनी उस विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। भरोसे और एतमाद के रिश्ते जब ख़त्म होते हैं तभी देश बंटते हैं, और देश बंटने से पहले मैं हमेशा कहता हूं दिल बंटते हैं। घर भी तब बंटता है जब दो भाइयों के दिल बंटते हैं, तब घर में दीवार खड़ी होती है। जो तरीक़ा रहा इस वक्त राजनीति का और जिस तरह से खरीद लिया गया, लग रहा है प्रधानमंत्री की कुर्सी खरीद ली गई। जितना धन खर्च हुआ उससे तो एक और हिंदुस्तान बन जाता। ये बड़ा घाटा हुआ। सिर्फ कुर्सी खरीद ली गई या लोकतंत्र भी खरीद लिया गया? अगर ऐसा हुआ है तो ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है जिस पर इतिहास रोएगा। तो आपने क्यों कहा कि देर हो गई? इसलिए कि आप बहुत मजबूत स्तंभ हैं लोकतंत्र का। इतना मजबूत स्तंभ है कि अगर आप गिर गए तो बाकी के तीन बच नहीं पाएंगे। ये देरी हमारी तरफ से हुई है। बात तो सही यही है। क्यों? उत्तर प्रदेश में भी जख्म हमने देखा था, उसमें उत्तर प्रदेश की सत्ता को भी देखा था और उसमें आपको भी देखा था। हमने आपकी खामोशी को भी देखा था और आपके बोलने वाले अंदाज को भी देखा था। कभी खामोश नहीं रहा, यहाँ तक कि उस पार्टी से निकाल दिया गया जिसकी बुनियाद में मेरा खून लगा था, लेकिन कहीं गया नहीं था। किसी से राजनीतिक सौदेबाजी नहीं की, अपनी वफादारी का दांव नहीं लगाया, मोल नहीं लगाया, किसी पद के लिए मेरे कदम नहीं लड़खड़ाए। मेरे अपनों ने यह कहा कि फिनिश्ड, आजम खान फिनिश्ड, हिज पॉलिटिक्स फिनिश्ड। लेकिन मैं समझता था कि अगर मैं सही हूं तो हालात साजगार होंगे, और आपने देखा हालात साजगार हुए। हम जिक्र मुजफ्फरनगर का कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर पर भी मेरी खामोशी नहीं है, और मुजफ्फरनगर का जिक्र करके आप सेकुलर ताकतों को आज के दिन मुजफ्फरनगर का जिक्र करके उन वाक़यात को याद दिलाकर, उनके ज़ख्मों को कुरेद कर, उनसे जो बदबू निकलेगी उससे लोकतंत्र को और नुकसान पहुंचाएंगे। ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बनारस की सड़कों पर आपकी सरकार ने मुजफ्फरनगर में जिन्हें कटघरे में खड़ा किया, वो हम प्रचार करते हुए हमने देखा है। मैं नहीं जानता मैंने
बनारस की सड़कों पर नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ? आप वो बताएं। प्रचार कर रहे थे। कौन थे वो? आपकी सरकार ने जिन्हें कटघरे में खड़ा किया था, रासुका लगाई थी जिनके खिलाफ। इसमें आज सरकार की क्या गलती है? गलती कोई नहीं है। हम बार बार अदालतों के फैसलों को अगर हम नहीं मानेंगे तो आप कहेंगे कि हम तानाशाह हो गए। अदालतों को फैसलों को न मानने वाले तो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं। आपने यही तो दुर्भाग्य है देश का, यही दुर्भाग्य है। मुजफ्फरनगर को लेकर मुझे 7 नोटिस सुप्रीम कोर्ट के हैं। मैंने दंगा कराया है, मैंने। मुझसे बड़ी कुर्बानी किसकी है? मुझसे ज्यादा दुखी कौन हो सकता है मुजफ्फरनगर के दंगों से? और मेरा जैसा हिस्सास आदमी जो किसी को रोते देख नहीं सकता। कुर्बानी आप दे रहे हैं, दुखी आप हैं, सियासत में लाभ कोई और उठा रहा है। दुर्भाग्य है राजनीति का। इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप बहुत मजबूत स्तंभ हैं लोकतंत्र का। आपने, मैं फिर दोहराता हूं अपने वही जुमले, आपने जलते हुए मकान देखे, दिखाए? जलाने वाले क्यों नहीं दिखाए? हत्याएं दिखाई आपने, हत्यारे नहीं दिखाए। बलात्कार दिखाए आपने, बलात्कारी नहीं दिखाए। जहां आपके कैमरे मकान जलाने वाले, बस्तियां जलाने वालों को शूट कर रहे थे, उनके चेहरों को क्यों हटा दिया? ये सच आपने क्यों नहीं दिखाया? और ये जो आधा सच दिखाया आपने, ये तो पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक। तो पूरा सच क्या था? पूरा सच ये था कि आपके पास उनकी तस्वीरें भी हैं जो बलात्कार किए थे, जिन्होंने घर जलाए थे, जिन्होंने हत्याएं की हैं। उन सब की भी तस्वीरें हैं जो नहीं दिखाई हैं अभी तक आपने, जिन्हें दिखाना चाहिए आपको। और जिसकी सत्ता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी की सजा तो हमें मिल गई, और जो मिलना होगी आगे मिलेगी। हम लोगों की सत्ता चली जाती है, यही हमारी सजा है। लेकिन वो लोग जो चांदी की चमक के लिए जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, उन्हें भी इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। फिर ये जुबान क्यों फिसली, या जुबान पे ये शब्द क्यों आए, उत्तर प्रदेश को गुजरात बनने नहीं देंगे, ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी? ये शब्द किनके थे? नेताजी के। आपने भी नेताजी कहा ना? कहना पड़ा इसलिए कि वो शख्स इतना ही प्यारा है। सच कहता हूं, अगर एक बार आप मेरे नेता के करीब चले जाएंगे तो जिंदगी भर उनसे दूर हो ही नहीं सकते। नहीं, दूर तो हम उस दिन हो गए जिस दिन हमने देखा सैफई के राग रंग में वो खोए हुए थे, और दर्द दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में अपनी तरीके से उस वक्त भी मौजूद था, और वहीं के लोग सवाल उठा रहे थे। उस दिन भी अगर आप अपने टेलीविजन के पर्दे पर अपने एंकर्स को देखेंगे तो मेकअप में कोई कमी नहीं थी जब मुजफ्फरनगर जल रहा था। मेरी बातें बुरी लगेंगी आपको? जी नहीं, नेताजी एंकर मगर हैं। बात सच कहूंगा। नेताजी एंकर हैं। मैं इंसानी एहसास का जिक्र कर रहा हूं। हम भी उसी एहसास का जिक्र कर जब रहे हैं। मुजफ्फरनगर जल रहा था, उस वक्त किसी चैनल पर, चाहे वो कोई साहब हो, बगैर मेकअप के नहीं थे। किसी की आंख नम नहीं थी, किसी के आंसू से कोई मेकअप ढला नहीं था, बड़ा किसी के बाल बिखरे हुए नहीं थे। बहुत निजी है, हम तो मेकअप भी नहीं करते हैं, और हमारे दिल में भी उस वक्त चोट। आप इसलिए नहीं करते हैं कि आप अपनी स्किन को बचा कर रखते हैं, आप ज्यादा समझदार हैं। नेताजी भी इतने ही समझदार हैं। बहरहाल मैं उनके बारे में कुछ गलत सुन नहीं सकता, तो मैं आपसे दरख्वास्त भी यही करूंगा कि देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा कि वो मेरे रफीकुल मुल्क को समझ नहीं सका। ऐसा ही शख्स देश पर राज करे जिसे सबका भरोसा हासिल हो, और जिससे वो मोहब्बत करें जिनसे बहुत कम लोग मोहब्बत करते हैं। आपने चूंकि विभाजन के दौर को भी याद किया और 1942 का जिक्र किया, हम बात आज वहीं से शुरू करते हैं। मौलाना साहब को टिकट जब रामपुर से दिया गया था, उन्होंने विरोध किया था कि मैं नुमाइंदगी मुसलमानों के हिंदुस्तान में नहीं कर रहा हूं, मुझे आप टिकट ना दें। नेहरू जी से उन्होंने विरोध भी किया था। संयोग से आप रामपुर से ही आते हैं।
क्या इस देश में मुस्लिम तबके को लेकर आज़ादी के बाद से ही जो नज़रिया बना रहा, वही धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी लकीर के तौर पर उभरता चला गया जो आज सत्ता के करीब है? लाभ उसी का है। मौलाना के साथ तो सबसे बड़ा अन्याय उस वक्त हुआ था जब मौलाना ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब को प्रेसिडेंट बनाया था, और कैबिनेट मिशन प्लान जो बापू की मौजूदगी में पास हुआ था, उसके बारे में नेहरू जी ने बहुत हल्की बात कही थी। मेरी बातों से ये मतलब आपने कैसे निकाल लिया कि मैं कांग्रेस का हमनवा हो गया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रामपुर से इलेक्शन लड़ाना न सिर्फ ये कि मौलाना को अपमानित करना था, बल्कि ये कांग्रेस की भी बहुत हल्की सोच थी, और इस बिना पर भी कि रामपुर एक ऐसी रियासत थी जिसके नवाब ने अगर हिंदुस्तान के साथ गद्दारी न की होती तो हिंदुस्तान तो 1857 में आज़ाद हो गया होता। जो जियाले मेरठ की जेल से निकले थे, उनका कत्लेआम रामपुर की फौज ने मुरादाबाद और रामपुर के बीच किया था, और उसके इनाम बतौर नवाब रामपुर की कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ती थी, और उन्हें 2 लक़ब मिले थे, फर्जंद दिल पजीर और फर्जंद इंग्लिशिया, अंग्रेज का बेटा। और उसके बाद रामपुर रियासत की गरीबी का ये आलम था, और उसके साथ जुल्म का ये आलम था कि ये शाही फरमान था कि कोई शख्स उस रास्ते और उस सड़क पर नहीं चल सकता जिस पर नवाब की गाड़ी चलती है। किसी की यहाँ खुशियों के शादियाने नहीं बजाए जा सकते, कोई 8वें से ज़्यादा शिक्षा नहीं पा सकता। और जब बेटियां जवान होती थीं तो माँ बाप उनकी इज्जतें बचाने के लिए बेटियों को छुपा कर रखते थे। उस रियासत रामपुर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इलेक्शन लड़ाया गया, और शायद ये आपको मालूम नहीं होगा कि बिशन चंद सेठ नाम के एक हिंदू महासभा से खड़े हुए थे, और उन्होंने उस वक्त 1952 में रामपुर के हर आदमी को एक साइकिल दी थी वोट हासिल करने के लिए, और इलेक्शन वही जीत रहे थे क्योंकि उनका इलेक्शन नवाब रामपुर लड़ा रहा था। पंडित जी आए, प्रधानमंत्री, और उन्होंने नवाब रामपुर से जो कुछ कहा वो मैं यहां दोहरा नहीं सकता। तब मौलाना जीते थे, वरना मैं दावे से कहता हूं कि अगर पंडित नेहरू जी नहीं आए होते और नवाब रामपुर को बुलाकर उन्होंने वो न कहा होता जो मैं यहां कह नहीं सकता, तो मौलाना आज़ाद न सिर्फ ये कि इलेक्शन नहीं जीतते, मौलाना आज़ाद की जमानत भी नहीं बचती। तो 62 बरस बाद देश एक बार फिर एक चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, जनादेश उसे देना है। कोई अंतर आया है या कमोवेश स्थिति वही है? बहुत दूरियां बढ़ा दी गईं, भरोसे, रिश्ते। 16 साल से लेकर 40 साल का नौजवान आज जो भाषा बोल रहा है वो देश का दुर्भाग्य है। ये जुबान किसने दी है उसे? फाशिस्टों ने, फिरका परस्तों ने। कौन है जो किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। कौन लोग हैं ये? जो राजनीतिक भाषण देते हैं और पीछे रामचंद्र जी की तस्वीर और राम मंदिर का फोटो लगाते हैं। उन पर रोक क्यों नहीं लगती है? कौन रोक सकता है? देश का कानून? देश के कानून चलाने वाले लोगों के बारे में क्या राय कायम की गई? धरना हुआ बनारस की सड़कों पर? कहां रहा कानून? एक तरफ देश के बादशाह के कातिलों को फांसी, राजीव गांधी साहब को, फिर उम्र कैद में बदला जाना, अब रिहाई, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, उसको फांसी। बात बहुत कड़वी है, लेकिन इंसाफ की आंखों पर अगर पट्टी बांध दी जाएगी और उसकी मिसाल दी जाएगी, आने वाला इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। तो माना यही जाए कि इसीलिए और उसी तरीके से दिल चीरा हुआ है आजम खान साहब का, इसलिए वो जिक्र कर बैठे
हरगिज नहीं। करगिल का जिक्र इसीलिए कर बैठे आप? हरगिज नहीं। फिर कौन सा दर्द था आपके जहन में जो आपने समझा नहीं कि समाज के भीतर जो ताना बाना बुना हुआ है? अगर मेरा दिल आप समझ लेते तो सारे भारत से कहते कि इससे अच्छा इंसान दूसरा नहीं है। मैं खुद कहता हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, एक अच्छा दोस्त हूं और हर दर्दमंद का गमगुसार हूं मैं। और आज तक एक व्यक्ति भी ये नहीं कह सकते, चौथी बार वजीर हूं, कि मेरे वजीर के कलम से धर्म या जाति की बुनियाद पर अगर कोई फैसला हुआ हो तो मैं अपनी जिंदगी पर लानत भेजता हूं। वो जो मेरा दर्द था वो अपने उन बच्चों को और उन नौजवानों को बताने के लिए था जिन्हें यह समझाया गया है कि मुसलमानों की कोई कुर्बानी नहीं है, वो जमीन का बोझ है, वो सारा अन्न खा जाते हैं, अस्पतालों की दवाएं खा जाते हैं, खजाना खा जाते हैं, बिजली पी जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा। उन बच्चों को ये बताना जरूरी है, उन बेटियों को बताना जरूरी है कि शायद ही कोई मां कोई बाप ऐसी हो जो अपने मासूम के कांटा चुभ जाए और बिलख न जाए, लेकिन अंग्रेज हिंदुस्तान में ना आए इसके लिए अपने मासूम बच्चों को अंग्रेजों के पास गिरवी रख दे। वो सुल्तान टीपू ही हो सकता था, दूसरा नहीं हो सकता था। लेकिन ये परिभाषा हम देख रहे हैं आज आप गढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने हमेशा नहीं गढ़ी थी। सुनी कब आपने हमारी? हमने हमेशा सुनी। नहीं सुनी आपने। हमारे अब से 30 साल पुराने कैसेट्स निकाल लीजिए, हमारी तकरीरों के 40 साल पुराने कैसेट्स निकाल लीजिए, और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, आप रामपुर तशरीफ लाइए, 1980 से लेकर आज तक के तमाम तकरीरों के कैसेट्स आपको मिलेंगे। जो आज भी लोग सेट खरीदा करते हैं, आप उनसे पूछिए, उन कैसेट से पूछिए हम क्या कहते थे। हम आज भी वही कहते हैं और हम कल भी यही कहते थे। कैसी बदनसीबी है हमारे बच्चों को और बेटियों को ये नहीं मालूम कि रंगून की जेल में 85 साल के बूढ़े बादशाह के पास नाश्ते की थाल आई और सुर्ख चादर हटी तो 2 जवान बेटों के सर थे। क्यों नहीं बताया गया? ये कारगिल की पहाड़ियों का सच कड़वा नहीं है, बहुत मीठा है। जिस दिन हम समझ लेंगे इस सच को, उस दिन एक दूसरे से मोहब्बत क्यों ना करने लगेंगे। द चार्ली मुस्लिम कंपनी नाम था, मैंने नहीं रखा है। इसकी सजा देना है तो आर्मी को दीजिए। यह पूरा वाकया ट्रेन में कर्नल अजीज साहब ने मुझे बताया था, उनसे पूछिए। उस तारीख का 12 तारीख का 1999 का इंडियन एक्सप्रेस, जिसका अंग्रेजी का पहला जुमला ये कहता है कि जब आर्मी मायूस हो गई कि ये पहाड़ियां नहीं जीती जा सकती, तब ये कारनामा द चार्ली मुस्लिम आर्मी ने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर लगाकर अंजाम दिया। अगर ये मेरे हिंदू बच्चों को मालूम होगा तो मुझसे क्यों मोहब्बत नहीं करेंगे? आपने ये जिक्र नहीं किया था। किया मैंने ये जिक्र। चुनाव आयोग आधी बात चुनाव आयोग कैसे कह सकता है? चुनाव आयोग ने तो कानून, शराफत, इंसानियत, लोकतंत्र, वफादारी सबकी धज्जियां उड़ा दी। 9 तारीख को मुझे नोटिस दिया, 11 तारीख को मुझे जवाब देना था 5 बजे तक। मैंने 2 बजे जवाब दाखिल कर दिया। 2 बजे से पहले इलेक्शन कमीशन लिखता है रिप्लाई इज स्टिल अवेटेड, और आखिरी सजा मुझे दे देता है मेरा जवाब पढ़े बगैर, क्योंकि मंशा जवाब देखने की नहीं थी, जवाब पढ़ने की भी नहीं थी। यह तो पहले तय हो चुका था इलेक्शन कमीशन को मेरी जबान काटना है। यह एक ऐसा इंसाफ कानून था, मेरा जवाब नहीं देखा गया, जबकि जवाब इलेक्शन कमीशन में मौजूद था। मगर आपने मेरी बात तो नहीं कही, क्योंकि मैं कमजोर था, मैं कमजोर वर्ग से था। ये आप आज जोड़ रहे हैं, लेकिन हमने चुनाव आयोग में वो दस्तावेज देखा है जिसमें आपके नाम के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो समाज के भीतर लकीर। मैं आज नहीं जोड़ रहा हूं। देखिए, मैं आपसे सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं, हम भी मैंने राजनीति में बहुत बड़े बड़े घाटे उठाए, कभी झूठ नहीं बोला। मैं आज भी मोहल्ले में एक गली के मकान में रहता हूं, मेरी कोई कोठी बंगला नहीं है, मैं नई मोटर भी आज तक नहीं खरीद सका। मेरी बीवी की तनख्वाह मुझसे 4 गुना ज्यादा थी, आज उसकी पेंशन मेरी तनख्वाह से ज्यादा है। आप हमारे दोनों की आमदनी जोड़ लीजिए, जो भी हमारे एसेट हैं, अगर उससे 1 पैसा ज्यादा हमें कोई भी आप सजा दें। इसलिए हम कहते हैं कि वो देशभक्त
जो रोज देशभक्ति के नारे लगाते हैं और भारत माँ का सपूत बताते हैं आपको, जिन पर थूकती है पार्लियामेंट रोज कि देश का पैसा विदेशों में ले गए। एक ऐसा भी है नौजवानों, मैं अपने उन बेटों और बेटियों से कहना चाहता हूं जिसका सिर्फ एक बैंक अकाउंट है और वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में है, सिर्फ उसकी तनख्वाह। लाए मेरा जैसा कोई। मैं तो कहता हूं बच्चों से, मेरी जैसी जिंदगी गुजार कर तो देखो, कहां जाएगा देश। आपके नजरिए से देखा जाए तो जो आने वाले वक्त में इस देश के भीतर होने वाला है, जिसके संकेत लगातार एक राजनीतिक दल दे रहा है, और मौजूदा वक्त में जो राजनीतिक दल है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? वही कानूनी संस्थाएं आपके लिए, आप कह रहे हैं आप कमजोर तबके के हैं, वो इस लिहाज से न्याय दे रही है क्योंकि आप कमजोर तबके से हैं। तो 65 बरस में जो लोग भी सत्ता पर काबिज रहे, उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि अंग्रेज बहादुर ने जो कानून हम गुलामों के लिए बनाया था, जो चाबुक हम गुलामों के लिए बनाई थी, उस चाबुक को आज़ादी के साथ जब अंग्रेज 7 समंदर पार जा रहा था तो उस कानून को उसके साथ भेज दिया जाता। मैं कब से कह रहा हूं इस आईएएस और आईपीएस पीसीएस सिस्टम पर विचार किया जाए। जिन्होंने हम पर यह निजाम लागू किया, उनके देश में यह सिस्टम नहीं है, हमारे यहां है। कहां गई हमारी गुलामी की असलियत? कहां छोड़ा हमने? हम तो आज उसी कानून से, वही दफा 144, 5 आदमियों की असेंबली विल बी ए इलीगल असेंबली, गैर कानूनी असेंबली होगी। इसी तरह तो अंग्रेज ने इस मुल्क को गुलाम रखा था। और मैं तो एक बात और कहता हूं, इलेक्शन कमीशन ने जो मेरे साथ किया, मेरा जवाब पढ़े बगैर मेरी जबान कलम कर दी। मैं तो कहता हूं मेरी पूरी गर्दन कलम कर दी। अगर यही इख्तियार अंग्रेज ने इख्तियार किया होता, अगर यही तरीका अंग्रेज ने अपनाया होता, क्या बापू हिंदुस्तान आजाद करा पाते? आप खुद ही फैसला कर लेते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं अपराधी नहीं हूं। मेरा अपराध बता दें आप, मैं आपसे माफी मांग लूंगा। कोई एक संस्था अगर बनी हुई है इस देश में संविधान के तहत, तो क्या ये मान लिया जाए इस देश का तो क्या हुआ? गीता है, हम यही सवाल कर रहे हैं। कुरान है, क्या वो संविधान, रामायण है, झूठा है संविधान? संविधान बदला नहीं गया, आसमानी किताब नहीं है संविधान। संविधान के साथ क्या हुआ है पार्लियामेंट के बाहर कितने मौकों पर, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। संवैधानिक संस्था बाद में है, जहां संविधान पास हुआ था वो पार्लियामेंट सबसे ऊपर है। अगर उस पार्लियामेंट पर धरने हो सकते हैं और उस पर टिप्पणी हो सकती है, तो संवैधानिक संस्था में पास होने वाली चीजों को आसमानी किताब नहीं माना जाएगा। तो फिर आप खतरे के संकेत अपने तमाम तकरीर में क्यों इस दौर में देने लगे हैं आने वाले वक्त को लेकर? ये तो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। और ये भी बताता चलूं कि हम तो जो भुगतेंगे भुगतेंगे, आप भी कम नहीं भुगतेंगे। देश का बहुसंख्यक भी बहुत बड़े घाटे में जाने वाला है, इसलिए कि अब की बार भाजपा सरकार नहीं, अब की बार मोदी सरकार। कौन मोदी? जिन्होंने अडवाणी जी को बतला दिया कि आपको कहां होना चाहिए, जिन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी की मुरली तो रोक ली बनारस में और जोशी जी को भेज दिया कानपुर, जिन्होंने जसवंत सिंह जैसे वफादार, काबिल, पढ़े लिखे, संजीदा, महज्जब, शरीफ इंसान को बेइज्जत कर दिया। उमा भारती का क्या किया? ये तो चंद नाम है, पूरे देश में घूमेंगे तो एक बड़ी फहरिस्त आपको देखने को मिलेगी। और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस दहशत में है। 6 दिसंबर 1992 हमें याद आ रहा है, उसके बाद आपकी तकरीर हमें याद आ रही है। आज आपने लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर क्या कहा था और आज आप क्या कह रहे हैं? तस्वीर छपी थी, मुरली मनोहर जोशी की पीठ पर उमा भारती सवार है, आपने क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था। 6 दिसंबर के बाद तो मैंने तकरीर ही नहीं की थी। कन्वीनर था मैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का। 6 दिसंबर 92 को मैंने उससे इस्तीफा दे दिया था। और आपने देश को गुलाम वाली स्थिति में लाकर इस बयान का जिक्र किया था, नहीं, ये देश गुलाम हो गया। आपकी याददाश्त सही नहीं है। आपने कुछ भी नहीं कहा था। मैं
उस दौर में अडवाणी को लेकर आपने कुछ भी नहीं कहा था, जो आज आप अडवाणी का पक्ष ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं। उस समय आप सजा दे देते। मैं उनका पक्ष कैसे ले सकता हूं? मेरे सगे चचा पाकिस्तान, मेरी सगी बड़ी बहन पाकिस्तान, मैं उनके बच्चों की शक्लें नहीं पहचानता, न चचाजाद भाई की, न बहन की, न अपनी बहन की बच्चों की शक्ल पहचानता हूं, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं गया। अडवाणी जी जाकर तो जिन्ना साहब की कब्र पर माथा टेका है। शिकायत मुझसे है। पाकिस्तान और पाकिस्तान को बनाने वाला सेकुलर था, सेकुलर ऑफ द एरा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के ही तो नेता हैं। मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। फिर आज आपको मोहब्बत क्यों हो गई अडवाणी जी से? आए गुले फसुर्दा लगा लूं तुझे गले, मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में। मिला जवाब आपको? यानी दर्द उस दौर का मलहम में तब्दील हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो शायद बर्बादी कम हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त को लेकर? कुछ बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। खौफजदा हैं? होना चाहिए। किसे? 2002 का गुजरात मालूम है? अभी मोदी जी आसाम गए थे, जहाज उतरा नहीं था कि कत्लेआम शुरू हो गया। कैसे खौफजदा नहीं होंगे? हमें भी उत्तर प्रदेश के दंगे याद आते हैं। तो और खौफजदा होना चाहिए। हमें भिवंडी याद है, रांची याद है, जमशेदपुर याद है, मुरादाबाद याद है, मेरठ और मलियाना याद है। हमें सब कुछ याद है। और यह भी याद है कि छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, नुकसान खरबूजे का ही होगा। यानी आने वाले वक्त में सिर्फ अब जख्म को कुरेदा जाएगा? ये तो आप उनसे पूछिए जो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, मकान खाली कर दो। उनसे पूछिए। उनसे पूछिए जो कहते हैं गंगा मैया ने बुलाया है, मैं खुद नहीं आया हूं, और गंगा मैया से इतने दूर कि कहीं गंगा मैया की छींट पड़ गई तो कपड़े मैले ना हो जाएं। और मैं, जिसने अर्ध कुंभ कराया तो ऐसा कि इतिहास बन गया, महाकुंभ कराया तो ऐसा कि पूरी दुनिया में नाम हो गया। मैं ही तो था चेयरमैन। मुझे ही तो संतों ने सम्मानित किया था। जब अर्ध कुंभ हुआ था तो साधु संतों ने मेरे पुतले जलाए थे, काले झंडे दिखाए थे। लेकिन जब अर्ध कुंभ संपन्न हो गया तो उन्हीं साधु संतों ने वहां बुलाकर मुझे सम्मानित किया था। और जब महाकुंभ का सुअवसर मुझे हासिल हुआ तो कोई विरोध की आवाज मेरे लिए नहीं उठी। मेरे नाम का स्वागत हुआ। और मुझे फख्र है इस बात का कि मैंने अपनी मजहबी, अपनी सरकारी और अखलाकी रिवायात को पूरी तरह से निभाया। तो ये अद्भुत संयोग है, इलाहाबाद के उस महाकुंभ में ही पहली आवाज उठी थी मोदी को प्रधानमंत्री पद पे ले जाना चाहिए। पहली आवाज उसी महाकुंभ से उठी थी। यह भी एक संयोग है। ऐसे प्रतीक समाज के, जिन्हें कहीं ना कहीं समाज के भीतर एक संबल मिलना चाहिए, जिनसे वही नश्तर में तो अब लाजवाब है ना, लेकिन कांटे के बगैर गुलाब नहीं होता। जहां अच्छे लोग होते हैं वहां अच्छाई अच्छाई है, इसे साबित करने के लिए कुदरत बुराई को भी पैदा करती है। अगर बदबू न होती तो खुशबू की पहचान न होती। वजह यही है, आपके घर से एक भैंस गायब हो जाती है और प्रशासन पूरा लग जाता है। ये कौन सा शाही अंदाज है? मैं और शाही, मैंने तो यहां की शाहीशाहियत को खत्म कर दिया। जब दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी उस वक्त से फ्यूडलिज्म के खिलाफ था और जड़ें उखाड़कर फेंक दी मैंने। आखिरी कील है ताबूत की, 16 तारीख को इंशाअल्लाह लगा दूंगा। वो भी भैंसें मेरी गुम हुई। तकलीफ नरेंद्र मोदी जी को हुई।
ये है स्तर 125 करोड़ के हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह का, यह है स्तर। रामपुर में 24 घंटे बिजली आती है, होने वाले प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले का यह है स्तर। सांड की मिसाल देना, जिस शब्द का प्रयोग सभ्य समाज में कोई सभ्य व्यक्ति नहीं कर सकते, यह है स्तर। मेरी भैंसें गुमी थीं, 25-30 बरस से मैं भैंसें पालता हूं, उनकी आमदनी से मेरे बच्चों की परवरिश होती है, क्योंकि मैंने आज तक कमीशन और हराम नहीं लिया है। मेरी भैंसें गुमी थीं, कैसे नहीं मिलती? कि कमीशन और रिश्वत की खरीदी हुई भैंसें नहीं थीं, और नहीं मिलती तो आप कहते अरे कैसा कद्दावर मंत्री है, भैंसें नहीं मिली। आपके तो दोनों हाथों में लड्डू थे, मिली तो आपकी और नहीं मिली तो आपकी। नहीं तो आपका दर्द दर्द, और जो दंगे होते रहे जिले दर जिले गिनने पर छोटे पड़ जाएं। 100 दंगों की बात अखिलेश नहीं स्वीकारी इस विधानसभा के भीतर, उनके दर्द में कोई दर्द नहीं। हमारी समझ में ये नहीं आता, जैसे नरेंद्र मोदी जी साइंटिस्ट भी हैं, इतिहासकार भी हैं, जियोलॉजिस्ट भी हैं, और साधु संत भी हैं, कवि भी हैं, शायर भी हैं, गवैये भी हैं। ऐसी ही कुछ बात, पता नहीं आप अपने मिजाज के खिलाफ आज क्यों कर रहे हैं। एक भोले से शख्स पर आपने इतना बड़ा इल्जाम रख दिया कि 100 दंगों को उन्होंने कभी नहीं कबूला। विधानसभा में कितने दंगे? मेरे बगैर तो विधानसभा ना बैठती है ना उठती है। दिसंबर 2017 में आने के तुरंत बाद कितने दंगे हुए उन्होंने विधानसभा में, तो राइटिंग में है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं यहीं आकर कान पकड़कर उठक बैठक लगाऊंगा, वरना आप कह दीजिएगा आपसे गलती हो गई। हम कोशिश करते हैं, वो तो नेट पर भी उपलब्ध है। अब अगर आ जाए हम लोग की बातचीत के बीच में ही, तो ये हम बतला देंगे कि किस तारीख को क्या आया था। नहीं, तादाद क्या है वो नेट क्या बताएगा मैं नहीं जानता, विधानसभा की जो प्रोसीडिंग है हम उसका जिक्र कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। क्या कहा? कभी नहीं कहा। क्या कहा? नहीं, दंगों पूछा गया था, नहीं, क्वेश्चन आवर में पूछा गया था। हाँ, और उनकी राइटिंग्स के तौर पर आए प्रशासन के जरिए। देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं उनका तरीका यह है, क्योंकि होम के क्वेश्चंस मैं देखता हूं, जो सारे प्रश्न आते हैं उनके साइन भी मैं ही करता हूं जवाब पर। बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहस होते हैं। एक तो अल्पसूचित, तारांकित और तारांकित प्रश्न ही बहस होते हैं, बाकी सारे रिकॉर्ड में चले जाते हैं, उन पर बहस नहीं होती। अगर कोई अतारांकित प्रश्न है, उसके उत्तर के बारे में बहस अगर नहीं हुई है तो उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन मुझे इन 2 वर्षों का एक एक लम्हा याद है, सदन में कब क्या बहस हुई है। दिसंबर 2012 का हम जिक्र कर रहे हैं, लिखित जवाब जो आया था। हाँ, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। ऐसी कौन सी स्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया है जिसमें आपको लगता है कि फेल्योर है पॉलिटिकल लेवल का? ऐसी कौन सी स्थिति में देश है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन, इंस्टीट्यूशन फेल्योर है? क्यों है, और क्यों आपको लग रहा है कि आप कमजोर हैं, माइनॉरिटी हैं? ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? बार बार पड़ती है, लेकिन आप बार बार बोलते भी हैं। क्यों है ऐसी स्थिति? और जिम्मेदार जो सच है वो तो कहता हूं। कौन है जिम्मेदार? अडानी है, और कौन है? आने वाला कल हिंदुस्तान का पूरा मुकद्दर कारपोरेट्स के हाथ में होगा, और वो इतना खतरनाक होगा कि फिर आप माओवादियों को, नक्सलियों को आसानी से गलत नहीं कह पाएंगे, क्योंकि लोगों को अधिकार चाहिए होगा, रोटी चाहिए होगी, कपड़ा और मकान चाहिए होगा। और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जिन्हें हम इन नामों से पुकारते हैं, अगर उनकी जाकर आप जिंदगी देखें तो इसमें कोई शक नहीं वो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ना उनमें कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, बहुत मोहब्बत से जीते हैं। पहले एक रिपोर्ट आई 93 में, वोरा कमेटी की रिपोर्ट, उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स का साथ लेते हैं
तो आने वाले वक्त में यही क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। आज आपने अडानी का जिक्र किया, राहुल गांधी भी अडानी का जिक्र कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी अडानी का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में पार्लियामेंट कॉरपोरेट से भरी होगी? आप ये कह रहे हैं? किससे भरी होगी? कॉरपोरेट के लोगों से ही। कॉरपोरेट इतना बेवकूफ नहीं है, उसे अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना है। वो जिसे खड़ा कर देगा जीतेगा, और पता नहीं वो क्या सिस्टम बनाएगा। अभी तो ये नहीं मालूम कि 26 के बाद 16 के बाद हिंदुस्तान की शक्ल क्या होगी, किस तरह का सिस्टम होगा। पॉलिटिकल होगा, डिक्टेटोरियल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, संविधान रहेगा भी या नहीं रहेगा। क्योंकि आरएसएस का तो कहना यही है कि हम जब भी कभी सत्ता में आएंगे संविधान को खत्म करेंगे। पहली बार एक महक आई कि जिसमें आप मान रहे हैं कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, बीजेपी आ रही है, ऐसा हो रहा है? मैंने तो क्या? कभी इनकार नहीं किया। आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। फिर क्यों होगा? मैंने आपसे शुरू ही में कहा था ये देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ऐसा होगा। तो यूपी में क्या होगा? यूपी पर ही सबकी नजर है। यूपी में तो मेजॉरिटी हमारी होगी, सबसे बड़ा दल होंगे हम। याद रखिएगा आज की बात, क्योंकि हमें याद है सरकार बनते वक्त एक चैनल ने हमारा बाज़ाब्ता मजाक उड़ाया था जब हमने कहा था 225 आएंगे। बड़ा लंबा कहकहा लगाया, मुंगेरी लाल के सपने देखना कब छोड़ेंगे आप, ये बताइए 80 से आगे कितने आ रहे हैं आपके। हमने कहा ना जमीन फटी जा रही है ना आसमान गिरा जा रहा है, थोड़ा सब्र कर लीजिए। किसके साथ सरकार बनाएंगे मिलकर? हमने कहा इंतजार कर लीजिए। 223 आए थे। अगर 5 दिन का वक्त और मिल गया होता हमें तो विधानसभा में हमारे 300 एमएलए जीत कर आते। उस दौर में और अब के दौर में कोई अंतर नहीं आया है कि समाजवादी पार्टी सिवाय मुजफ्फरनगर के एक जख्म के और कोई इल्जाम नहीं है, कोई इल्जाम नहीं। और ये जख्म ऐसा है जो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में बहुत दर्द है हमारे दिल में उसका। इस चुनाव में क्या होगा, उसका कोई असर नहीं है क्या? कम होगा, क्योंकि हमने मुजफ्फरनगर वालों से वहीं जाकर ये कहा था कि तुम्हारी हर तकलीफ का हमें एहसास ही नहीं, हम हिस्सेदार हैं उसके। हम तुम्हारे दर्द में धड़कन हैं और हम इतना अपने हैं तुम्हारे इस दर्द के साथ के 7 सुप्रीम कोर्ट के नोटिस हैं हमें। और हमारा मशवरा है, अगर तुम हमें अपना समझते हो तो हमारा मशवरा है कि तुम्हारे इस दर्द की तकलीफ से 125 करोड़ हिंदुस्तान को तकलीफ न पहुंचे। कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी इस दौर में डरा रही है। यूपी के उन तमाम जगहों पर अभी हमारे 2.5 साल बाकी हैं, सोच लो। 3 साल बाकी हैं, सोच लो। ये डरा आपने रहे भी हैं। 6 महीने कम कर दिए। न्याय आप भी नहीं करते हमारे साथ। अडानी का असर है आप पर भी। अडानी का होता तो हम मान लेते, आप हैं ही नहीं। हम तो बोल रहे हैं, फिर भी हैं। दाढ़ी है ना आपके, इसलिए लिहाज कर रहा हूं आपका। लेकिन बताइए तो, क्या ये सही है? क्योंकि अमित शाह ने कहा था, शुरुआत वहीं से हुई थी, रिगिंग हो रही है यूपी में। इलेक्शन कमीशन कहां अपराधी की बात एक राजनीतिक व्यक्ति से कर रहे हैं आप? किसी राजनीतिक व्यक्ति का जिक्र कीजिए तो जवाब दें। मोदी ने उसके बाद कहा इलेक्शन कमीशन ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने जो कहा, क्योंकि एक बड़ा सवाल एक छोटे से आदमी ने रख दिया था कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो गया है। आज भी कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन और मोदी जी के बीच की ये नूरा कुश्ती थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने माथे से ये इल्जाम हटाने के लिए ये सारी नूरा कुश्ती कराई थी, और कुछ नहीं इसके अलावा। इसका मतलब है अमित शाह, मिस्टर सेशन से लेकर मिस्टर कुरैशी तक आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका इलेक्शन कमीशन पर। लेकिन इस बार इतना कुछ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुआ कि 25,000 लोग जंतर मंतर पर इलेक्शन कमीशन की मुर्दाबाद करने पहुंच गए।
बहुत दुखद बात है और इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक कमिश्नर ने लखनऊ की मीटिंग में जिलाधिकारी और कमिश्नर को इसलिए डांटा कि रामपुर और मुरादाबाद से उनके दो रिश्तेदार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरी मदद की इलेक्शन जिताने के लिए, और उनके दोनों रिश्तेदार, एक की जमानत नहीं बचेगी और दूसरे की शायद बच जाए। ऐसा होगा इलेक्शन कमीशन? ऐसे होंगे सदस्य? नौकरशाहों की इतनी हिम्मत होगी? बताइए, नौकरशाहों की इतनी हिम्मत होगी? नहीं, नौकरशाहों की हिम्मत हो या ना हो, लेकिन हम एक नई स्थिति देख रहे हैं। एक तरफ एक ऐसा शख्स है जिसके सामने पूरे पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं की बोलती बंद है। दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य है देश का सबसे बड़ा, जहां पे मुख्यमंत्री कौन है पता ही नहीं है। हर कोई सोचता है, गिनते चले जाइए। इतना बड़ा चैनल चलाते हैं, आपको ये नहीं पता कौन है? दस्तावेज पे ना जाइएगा। उत्तर प्रदेश का हर गरीब व्यक्ति मुख्यमंत्री है। उसका नाम है इंसानियत, मोहब्बत, शराफत, सहनशीलता। हम जनता के लिए खोल रहे हैं। कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं यहां पर, एक जवाब हमारा देते हुए तब तक जनता तय करे। एक चीज हमें बताइए, इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कभी कोई रणनीति बनाई थी, या सब कुछ एक सामान्य तरीके से सोच रहे थे कि नहीं, एक लोकसभा चुनाव है, आ रहा है, यूपी में लड़ना है? सबसे पहले अगर किसी राजनीतिक दल ने अपनी रैली शुरू की, रणनीति का हिस्सा ही होता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, अपना मिजाज उन्हें बताना और उनका मिजाज रैलीज के जरिए समझना। लेकिन खास तौर से मीडिया, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हालात को कहां लाकर खड़ा कर देगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। सुबह के 5 बजे खोलिए, कोई चैनल लगाइए, वही भजन, वही कीर्तन, वही बयान, वही वाज। 10 बजे, 2 बजे, रात के 10 बजे, रात के 12 बजे, कुछ मिलता ही नहीं। राजनीतिक दल तो और भी हैं, नेता और भी हैं, न किसी का जिक्र है, न किसी की फिक्र है। आपसे पहले गुलाम नबी साहब भी यही जिक्र करके गए। हम जरा समझना चाह रहे हैं, आप लोग चैनल क्यों नहीं खोल लेते हैं? अगर ऐसे ही सरकारें बनेंगी इस देश में। आप पैसे दिलवा दीजिए, मुझे तो अडानी जी कुछ दे नहीं देंगे, देंगे तो उसे जिनसे जमीनें लेंगे। कहां से बना दूं? चैनल तो बनाना दूसरी बात, एक अच्छा सा घर नहीं बना सका, लेकिन बहुत शानदार यूनिवर्सिटी बनाई है। अपने बच्चे भेजिए वहां और देखिए कैसा पढ़ाता हूं उन्हें और कैसा इंसान बनाकर भेजता हूं उन्हें। भरोसा है आने वाली पीढ़ी संभाल लेगी देश को। एक बार मेरी यूनिवर्सिटी आकर देखिए, उसके बाद राय दीजिएगा। मैंने तो एक पौधा लगा दिया है इस यकीन के साथ कि यकीनन उसमें फल आएंगे। हुजूर बहुत बड़ा है देश। और मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं बनाई है, माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे की किलकारियां जिस स्कूल में देखी जाएंगी और सुनी जाएंगी, एक ऐसा छोटा सा स्कूल भी बनाया है, इस दावे के साथ कि उत्तर प्रदेश में इससे अच्छा स्कूल नहीं होगा। बहुत बड़ा देश है ये, BHU यहीं पर है, दूर नहीं जाने। इसी बड़े देश में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज थी, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दूसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं बनाई थी। हिंदुस्तान को इस सच को सुनना चाहिए कि मदन मोहन मालवीय जी की जिंदगी में यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी। उनके दुनिया से चले जाने के 18 बरस के बाद अंग्रेज हुकूमत ने यूनिवर्सिटी बनाई थी।
और तराजू के वजन को बराबर करने के लिए सर सैयद अहमद खां के दुनिया से चले जाने के 24 बरस के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। एक कॉलेज था और 1916 दूसरा में बन गया था जरा, मोहम्मदन मैंग, बीएचयू 1916 में बन गया था। लेकिन अब ऐसा ना मालविया जी कहें। नहीं थे मालवीय जी थे ना, मालविया जी के इंतकाल के बाद, उनकी मौत के बाद बनी है। नहीं नहीं, हाँ, मालवीय मान जी- लीजिए। मालवीय जी तो तीसरे नंबर पे वीसी भी नहीं। बने थे, तीसरे नंबर पे वीसी डीन वो बने थे। अब यूं ना कहें। देखिए एक और फैक्चुअल हम लोग की बहस हो। नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन 1905 में उन्होंने जिक्र किया था कांग्रेस के अधिवेशन में, जहां तक हमें याद आता है फरवरी के महीने में 1916 में ये बना था। और ये भी हमें याद है कि यहाँ तो उन्होंने मालविया जी नहीं थे जब अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी बनाई है, सर सैयद नहीं थे जब यूनिवर्सिटी बनी है। इस यूनिवर्सिटी के लिए पैसा भी उन्होंने बोला था कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था और अंग्रेजों का इतना दबाव था कि मोहम्मदन नाम रखा गया था। इस हालात में देश आकर खड़ा हो गया। आपने अच्छा किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र कर दिया। अपने ही प्रदेश में है आपके, और नेताजी को वहां आने नहीं दिया जाता है। समझिए कितनी दूरियां और कितनी खटास है समाज के भीतर। ऐसा नहीं है कि आने नहीं दिया जाता, रोक दिया गया। ऐसा भी नहीं है कि रोक दिया। वो जाना चाहते थे, नहीं जा पाए। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। अलीगढ़ में क्या हुआ था, इसकी अगर मैं तफसील बयान करूंगा तो आपका वक्त बहुत कम पड़ जाएगा। मैंने जैसे कहा ना कि गुलाब जैसे हसीन फूल के साथ भी कांटे जरूर होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही तबके के लोग हैं तो ये ख्याल गलत है। अगर वहां आवाज ये उठती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर रहना चाहिए, तो दूसरी तरफ प्रोफेसर इरफान हबीब उसकी मुखालिफत भी करते हैं। दोनों सोचें हैं वहां, और दोनों सोचों को पनपने का पूरा हक हासिल है, पूरी आजादी है उसके लिए। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद करने वाले लोग भी हैं और मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद न करने वाले लोग भी हैं। कोई सवाल? हाँ, मालवीय जी हमें जहां तक हो सकता है बात सही हो, क्योंकि मुझे सर सैयद का ज्यादा मालूम है। और मालवीय जी वीसी, देखिए उस दौर को समझिए जरा। मालवीय जी वीसी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। मुमकिन है मेरा और कंफ्यूजन वो हो, तीसरे नंबर पर बने थे उस वक्त। बिल्कुल मेरा कंफ्यूजन होगा। लेकिन जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, सर सैयद अहमद खां के इंतकाल के बाद यूनिवर्सिटी बनी थी। यकीनन। और ये भी हम बता दें कि महात्मा गांधी ने सार्वजनिक तौर पर पहला भाषण जो दिया था वो बीएचयू में ही दिया था। उन्हें बुलाया गया था। मैंने ये इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनके साथ थे, यकीनन। और स्टूडेंट्स ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था बापू को। बापू अंग्रेजी जबान और अंग्रेजी लिबास की मुखालिफत में यहां आए थे, तब उन्हें यहां से बहुत मायूस होकर और रुस्वा होकर जाना पड़ा था। तब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि मायूस न होइए, चलिए अलीगढ़ चलते हैं। उस वक्त स्ट्रेची हॉल और विक्टोरिया गेट के बीच में मीटिंग हुई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खिताब किया और नतीजा ये हुआ कि कपड़ों और किताबों का एक कहते हैं एवरेस्ट बन गया, उसे आग लगा दी गई। और वहीं से बापू के साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर और यूनिवर्सिटी का काफिला कटपुले की तरफ बढ़ा, जिसे आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया कहते हैं। आखिरी दो आपकी जो आपका अंदाज है, हम जरा समझना चाहते हैं। इस देश में 16 तारीख जुम्मे का दिन है, परिणाम आएंगे, जनादेश आएगा। ये देश उस दिन को कैसे देखेगा? बस ये आखिरी सवाल। और इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी जुमे वालों के साथ नाइंसाफी कर दी। जुमेरात कर देते, सनीचर कर देते, लोग नमाज पढ़ने चले जाएंगे, और जो लोग रामपुर और मुरादाबाद का इलेक्शन कमीशन से जिताना चाहते हैं उन्हें बड़े फायदे हो सकते हैं। एक दिन घटाने और बढ़ाने में कुछ नहीं चला जाता, लेकिन क्योंकि अच्छे खासे नमाज पढ़ने वाले गिनती में भी शरीक होते हैं, इस तरह भी इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की मदद कर दी। बात खत्म कर दी जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आजम साहब।